क्या आप जानते हैं कंप्यूटर के अंदर एक बहुत ही शानदार एबिलिटी होती है कि वो क्लासिफाई कर सकता है डेटा को बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। जी हाँ, बिल्कुल यह पॉसिबल है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो इंटरनली एक नाइफ बेस्ड क्लासिफायर यूज करता है। और नाइफ बेस्ड क्लासिफायर क्या है? ये एक मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम है जिसके अंदर पावर होती है कि किसी भी डेटा को कैटेगराइज कर लेता है ऑन बेसिस ऑफ इट्स फीचर्स। कौन कौन से फीचर है उसके हिसाब से ही वह वर्गीकरण कर लेता है डेटा का। क्या आप ये जानते हैं कि इसको नाइफ क्यों कहा जाता है? इसका आंसर बहुत ही सरल है, क्योंकि यह बहुत ही सरल एवं साधारण है। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं नाइफ बेस के ऊपर लेक्चर। आज हम जानने वाले हैं नाइफ बेस को इन डेप्थ, जहां पे आप सीखेंगे कि नाइफ बेस क्लासिफायर क्या होता है, इसके पीछे की एल्गोरिथम कैसे काम करती है, और क्यों इसको सबसे आसान, क्योंकि इसके पीछे की मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वो पूरी की पूरी इस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन हो जाएगी, और इस वजह से ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए जानना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी के बारे में। देखिए, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में जानना इस वजह से जरूरी है क्योंकि जो इसकी पीछे की मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स है वो पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। दो तरह की प्रोबेबिलिटी हम इसके अंदर यूज करते हैं। पहला हम यूज करते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है? देखिए, जब भी दो इवेंट एक साथ हो रहे होंगे उसको कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे मैंने इसकी पूरी डेफिनेशन लिख रखी है। क्या होता है, इसको हम मैथमेटिकली फॉर्मूले में कैसे दिखाते हैं? तो मैथमेटिकली फॉर्मूले में दिखाने के लिए हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। इसमें उल्टे यू जैसा सिंबल होता है एंड दर्शाने के लिए, और उसके बाद वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट इवेंट ए इज ऑलरेडी हैपेंड। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं ये हम समझते हैं अपने अगले स्लाइड में। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बैग है जिसके अंदर आपने मार्बल्स रखे हुए हैं, यानी कि कंचे अपने रखे हुए हैं। और आप लेट से कि इसमें ना तीन तरह के मार्बल हैं, एक रेड मार्बल हो गया, एक ब्लू मार्बल हो गया, और एक ग्रीन मार्बल हो गया। अब आपको क्या जानना है कि यहाँ पे क्या है कि आपको ये जानना है कि प्रोबेबिलिटी कि आपने दो मार्बल एक साथ उठाए तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, रेड ले लिया, ब्लू ले लिया, ग्रीन ले लिया, और एक ऑरेंज भी ले लेते हैं, तो हम चार मार्बल ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर चार मार्बल है। अब मैं कह रहा हूं कि इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी कि इसके अंदर से मैं कोई भी दो कंचे उठा लूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि मैं एज्यूम करता हूं कि जो सबसे पहले मैंने लाल कलर वाला कंचा उठा लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि लाल कलर एक बार आ रहा है और टोटल मार्बल फोर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/4। ठीक है, अब मैंने एक साथ दो कंचे उठाने हैं ना, तो अगला कंचा भी तो उठा रहा हूँ, इसके साथ में कोई भी अगला कंचा, मान लीजिएगा मैं ब्लू उठा रहा हूँ, मतलब मैंने आंख बंद करके बैग में हाथ डाला, एक रेड आ गया एक ब्लू आ गया, क्योंकि मैंने दोनों में से एक तो मैं पहले ही उठा रहा हूँ ना। तो रेड तो मैंने ऑलरेडी उठा लिया, अब मैं ब्लू उठा रहा हूँ, तो टोटल कंचे कितने बचे हैं? तीन। और ब्लू कितने हैं बैग में बचा हुआ? एक। तो ये हो जाएगा ब्लू वाले का प्रोबेबिलिटी, ये ब्लू वाले का हो गया प्रोबेबिलिटी, ये हो गया रेड वाले का। अब हमें क्या जानना था कि यदि हम इन दोनों को एक साथ उठा रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो कुछ नहीं, हमें इस इक्वेशन में इसे रख देना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, प्रोबेबिलिटी कि हमने रेड वाला उठाया तो उसकी एक 1/4 आ गई। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, जब हमने रेड ऑलरेडी उठा लिया था तो वो कितनी थी? 1/3। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/12। ये हो गया हमारा जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखिए, मैंने जॉइंट प्रोबेबिलिटी इस वजह से समझाई, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और जॉइंट प्रोबेबिलिटी एक दूसरे के पास इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर से कीजिएगा तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी का साइन है जो आपने देखा था, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो आपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी के अंदर देखी थी। ठीक है, तो अब हमने उसी इक्वेशन की हेराफेरी कर रखी है कि इसको मैंने इस तरफ भेज दिया और इसको इधर भेज दिया। तो उसी इक्वेशन की हेराफेरी करके हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जनरेट किया है। अब ये होती क्या है, अब यहाँ से इसके लिए सेम एग्जांपल लेते हैं और हम देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, हमने फिर से वही चीज देखा कि हमारे पास मार्बल है, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि आप दो साइमल्टेनियस इवेंट के साथ नहीं काम कर रहे हो। आप एक काम कर रहे हो कि इवेंट ए था, देखो प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की जाननी है जब बी वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो ये अपने पहले हो चुका है उसके बाद मेरे को ए की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है। जबकि जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या थी? जॉइंट प्रोबेबिलिटी थी कि यार मेरे को ये बताओ ना, तुमने दो कंचे एक साथ उठाए तो प्रोबेबिलिटी क्या थी उसकी। ठीक है, तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगी।
अब देखिएगा, मैंने जो सेम एग्जांपल लिया था उसमें हमने सबसे पहले रेड वाला उठाया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 थी। ब्लू वाला उठाया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 थी। ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी आ रही है क्योंकि एग्जांपल सेम है। अगर हम इसमें पुट कर दें, केवल हमें पुट करना है, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितनी, हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में भी देखा था, तो ये वहां से हमने ले लिया है। ठीक है। तो 1/12 से कर देंगे तो सीधा, तो ये आ जाएगा 1/3। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/3। यानी कि ये कंडीशन दिखाता है कि जब एक आपने एक रेड वाला कंचा उठाया, सॉरी ब्लू वाला कंचा उठाया, जब एक ऑलरेडी रेड था, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, बहुत आसान है, एग्जांपल के द्वारा आप समझ ही गए होंगे। लेकिन इसका जो मेन यूज आता है वो आता है बेस थ्योरम में। अब बेस थ्योरम क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हमें हेल्प करता है अपडेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की ऑन बेसिस ऑफ न्यू एविडेंस। केवल इतना है कि हमें कोई भी एविडेंस मिल जाए या नई इंफॉर्मेशन के बेस में हम प्रोबेबिलिटी को अपडेट करते हैं, इसको कहते हैं हम बेस थ्योरम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा, अगर मैं इसको विभाजित करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको एक्चुअली मैं ऐसे लिखते नहीं, पर मैं एक बात कह रहा हूँ। ठीक है। इनटू में अब इसी का रिवर्स कर दो, बी को ऊपर भेज दो और ए को नीचे भेज दो, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो ये इसका याद करने की ट्रिक है कि किस हिसाब से हम इसको याद करते हैं फॉर्मूले को। तो जो भी नीचे आता है ना, जब भी आप ये वाला साइन देखो अपना, ये वाला साइन देखो, दो इवेंट के, दो उसके बीच में, तो क्या होता है कि ये वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है, बाद वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका होगा, और हमें प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की निकालनी है जब ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और जानते हैं बेस थ्योरम के और थोड़ा डिटेल में। तो देखिएगा, बेस थ्योरम के ना थोड़े पार्ट्स हैं। देखिए क्या क्या पार्ट है यहाँ पे, अगर मैं इस इमेज में आपको बताऊं, तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या हुआ, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये बाद में जो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी सोल्यूशन करके, ये वो है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसको कहते हैं हम लाइक्लीहुड। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हमें एक प्रायर प्रोबेबिलिटी होती है जो हमें पता होती है। तीसरा होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कहते हैं हम एविडेंस, जिसमें बेस थ्योरम में आ रहा था ना कि एविडेंस के बेसिस में हम एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी जनरेट करते हैं, तो ये वो चीज हो गई। तो यहां से आपको पूरी तरह से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये हो गया हमारा बेस थ्योरम। अब नाइफ बेस क्या होता है, हमने केवल बेस पढ़ा। ठीक है, अब नाइफ बेस समझते हैं। नाइफ बेस एक प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम है, जिसमें हम एज्यूम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि हमारे जो फीचर होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इस वजह से इसे नाइफ कहा जाता है, कि हमारे जो फीचर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ये इससे क्या समझेंगे कि हम कि इंडिपेंडेंट होते हैं फीचर का। ठीक है, तो इससे हम ये समझेंगे कि यार एक फीचर दूसरे फीचर के साथ किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन नहीं रखता है। लेकिन जो रियल लाइफ होती है ना, उसमें ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं। फिर भी हम जो नाइफ बेस्ड क्लासिफायर है वो हम यूज करते हैं। मेनली हम यूज करते हैं इसको टेक्स्ट एनालिसिस के लिए, स्पैम फिल्टरिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है ये। अब नाइफ बेस्ड क्लासिफायर अपने आप में एक सिंगल एल्गोरिथम नहीं है। ठीक है, ये एक फैमिली ऑफ एल्गोरिथम है, जिसके मेन 3 भाग हैं जो हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो अब हम समझते हैं बेस थ्योरम को एक एग्जांपल के द्वारा। तो समझ लीजिएगा, मेरे पास एक फैक्ट्री है जिसके अंदर मशीन लगी हुई है, दो तरह की मशीन, दो मशीन लग रखी है, मशीन 1 और मशीन 2। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है रिंच बनाना। ठीक है, एक मेरे पास फैक्ट्री है, और इसमें से ना अब कई बार ऐसा भी होता है कि रिंच बना रहे हो आप, रिंच बना तो रहे हो, अब सारे रिंच अच्छे नहीं बनेंगे ना, कुछ रिंच डिफेक्टिव भी बनेंगे। तो ये काले वाले डिफेक्टिव रिंच है हमारे। अब हम एक बार इसके बेस थ्योरम से हम इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या चेक करनी है,
क्वेश्चन में को देख लेते हैं कि हमारी जो दो मशीनें हैं, मशीन नंबर 1 है, ये हर रोज हर घंटे 30 रिंच बनाती है, मशीन 2 हर घंटे 20 रिंच बनाती है, और इन टोटल 1% हमारा जो रिंच होता है वो डिफेक्टिव बनता है। यानी कि अगर मान लीजिएगा कि हमारे मशीन है, मशीन 1 और मशीन 2, ठीक है, एक घंटे में इसने 30 इंच बना दिए और इसने 20 इंच बना दिए, ठीक है, तो टोटल एक घंटे में कितने इंच बन गए हमारे? 50। अब 50 का 1% माल डिफेक्टिव बनेगा। 50 का 1% कितना होता है? 0.5 होता है। ठीक है, यानी कि एक घंटे में 0.5 हमारा रिंच खराब बना, यानी कि इसको अगर 2 घंटे का हिसाब लूं तो 2 घंटे में एक रिंच हमारा खराब बनेगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना बता रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास 50% जो हमारा खराब रिंच आ रहा है वो मशीन नंबर 1 से आ रहा है, 50% हमारा खराब रिंच मशीन नंबर 2 से आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि हमें बताओ कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक जो रिंच है वो खराब है, और वो जो मतलब एक की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो मशीन 2 ने रिंच बनाया और वो खराब है। ठीक है, मशीन 2 ने बनाया है रिंच और खराब है, तो ये भी देख लेते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई वे में यूज करते हैं। तो हमारे पास ये सारी चीजें गिवन है। तो अगर मैं कहूँ कि मशीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी है मशीन 1 से वो रिंच आया हो, तो वो हो जाएगी हमारे मशीन 1 कितना रिंच बना रही है? 30 रिंच। एक और टोटल रिंच कितने हैं? 50। ठीक है, 50 रिंच बन रही है, तो 0.6% जो रिंच है वो मशीन 1 बना रही है, और 0.4% यानी कि 60% मशीन 1 बना रही है, 40% हमारी मशीन 2 बना रही है रिंच। और इन टोटल हमारा डिफेक्ट कितना है? 1% है। 50% हमारे डिफेक्ट मशीन 1 में है और 50% मशीन 2 में है। ये हमें गिवन है, सारी चीजें गिवन है। क्वेश्चन कहता है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि मशीन 2 से बनी हो। तो ये बड़ा ये होता है कि मेन चीज ये हमें नोट करना होता है कि हमें क्या प्रोबेबिलिटी थी कि वो डिफेक्टिव हो और वो मशीन 2 से बनी हो। ठीक है, गिवन दैट मशीन 2। तो अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे। यदि आपने क्वेश्चन को गलत समझ लिया होता है और आप ये कहते कि प्रोबेबिलिटी कि मशीन 2 हो और वो डिफेक्टिव हो, तो आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा। तो ये जरूर हमें अपने ध्यान पे रखना है। तो अब हम अप्लाई करते हैं बेस थ्योरम। तो देखिए बेस थ्योरम क्या कहता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इन दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग कर दूंगा, पी डिफेक्टिव और पी मशीन। तो पी डिफेक्टिव पी मशीन मैंने यहाँ पे लिख दिया और फिर इसको रिवर्स कर दूंगा और इस साइड भेज दूंगा। ठीक है, अब हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी जो मशीन है वो डिफेक्टिव कितनी प्रोड्यूस कर रही है? 0.5, ये गिवन है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट कितना है? 1% है, यानी कि 0.01। ठीक है, मशीन 2 की क्या प्रोबेबिलिटी कितने? मशीन 2 की क्या थी? 40%, यानी कि 0.4। इसको सारी चीज को हमने कर दिया, तो अब हमारे पास आंसर आया 0.0125। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितनी सिंपल मैथमेटिक्स है जिसके पीछे बेस थ्योरम हमारा काम कर रहा है। ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब आपके लिए एक बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा ये एक्सरसाइज को कीजिए कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि डिफेक्टिव हो गिवन दैट मशीन 1 से हो। ठीक है, ये गिवन है और डिफेक्टिव होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? इसका आंसर आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब देखिएगा ये तो हो गया, हमने नाइफ बेस का हमने देख लिया एग्जांपल। अब अगर हम एक्चुअली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में यूज करने हैं तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो नाइफ बेस थ्योरम एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि ज्यादातर यूज की जाती है क्लासिफाई डेटा करने के लिए विद प्रीवियस नोन क्लासेस, यानी कि उसमें कुछ प्रीवियसली नोन क्लासेस होने चाहिए तब वो अप्लाई की जाती है। इसका भी एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा सा एग्जांपल क्या कहते हैं कि म, सबसे पहले आपके पास क्लासेस होनी चाहिए। ठीक है, क्लासेस होनी चाहिए और इनके बेसिस में वो नया डेटा पॉइंट को क्लासिफाई करेगा कि ये नया डेटा पॉइंट कहाँ जाएगा। जैसे नया डेटा पॉइंट है, ये ग्रीन कलर के हैं कुछ डेटा पॉइंट, ये रेड कलर के हैं, और ये नया डेटा पॉइंट आया, तो इसको क्लासिफाई करना है कि ये ग्रीन वाली साइड में होगा या रेड वाली साइड में। अब ये है क्या? एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि ये जो व्यक्ति है ये वॉक करके अपने ऑफिस जाता है या फिर ड्राइव करके अपने ऑफिस जाता है। ठीक है, अब इसके लिए हम स्पेसिफिक फीचर का यूज करेंगे क्योंकि हमें क्लासिफाई करना है, तो फीचर का यूज करेंगे। तो फीचर कौन कौन से यूज करेंगे हम? सैलरी का फीचर और एज का फीचर। तो हमारे पास एक ऐसा एक्चुअली में एक डेटा फ्रेम दिया है, ठीक है, जहां पे हमारा सैलरी है और एज है, और सैलरी और एज के बीच में हम उसका कम्यूट डिसाइड करेंगे कि यार सैलरी और एज हमें गिवन है,
और उसके बेसिस में हमारा जो डेटा पॉइंट है या तो ये वॉक करेगा या ड्राइव करेगा, या वॉक करेगा या ड्राइव करेगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये होने वाला है। तो अब इसको हमें अप्लाई कैसे करना होता है? ठीक है, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि मान लीजिएगा मैं एक बार मान लूंगा कि ये वॉक करता है, एक बार के लिए ये मान लूंगा कि ये ड्राइव करता है, और उसके बेसिस में मैं देखूंगा कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही है। अब देखिएगा, तो जब मैंने दोनों क्लासेस की मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, और जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगी तो उस डेटा पॉइंट को मैं वहां क्लासिफाई कर दूंगा कि भैया ये या तो वॉक करेगा या ये ड्राइव करेगा। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रायर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो हमें प्रोबेबिलिटी पहले से पता होती है। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें देखो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी वॉक की करनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉक। अब देखिए वॉक वाले की प्रोबेबिलिटी, मैंने ये इस डेटा सेट को यहाँ रखा है, मैंने कहा कि वॉक की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो वॉक में टोटल डेटा पॉइंट कितने हैं, 10, और टोटल ड्राइव में डेटा पॉइंट है 20। तो टोटल नंबर ऑफ वॉकर्स कितने हैं, 10, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉक कितनी होगी, 10/30। दूसरे में मेरे को मार्जिनल लाइक्लीहुड करना है। अब मार्जिनल लाइक्लीहुड करने के लिए हम डेटा पॉइंट के अराउंड मैं प्रोबेबिलिटी के इसके एक रेडियस बना देता हूँ। ठीक है, ये हमेशा होता है, ये मशीन अपने आप कर लेती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कि ये जो डेटा पॉइंट है इस रेडियस में फॉल कर रहा होगा, जो डेटा पॉइंट है हमारा वो इस रेडियस में फॉल कर रहा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, ये डेटा पॉइंट हमारा यहाँ है। ठीक है, इसके चारों तरफ मैंने एक रेडियस में डेटा बना दिया। आप मैंने इतना बनाया, आप इतना बना लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो हमने ये कहा है कि सिलेक्टेड रेडियस में हमारा डेटा फॉल होना चाहिए। अब जो ओरिजिनल में जो ग्रे कलर में डेटा है उसके हिसाब से हम मार्जिनल लाइक्लीहुड देख रहे हैं। तो मार्जिनल लाइक्लीहुड मतलब सिमिलर ऑब्जर्वेशन कितने हैं। ठीक है, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो देखिएगा हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, सिमिलर ऑब्जर्वेशन कितने हैं, इसी की तरह डेटा पॉइंट 4 हैं। 3 हमारे पास रेड हो गए और एक ग्रीन हो गया। तो और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास, 30। तो यहां से हमें ये पता लग गया मार्जिनल लाइक्लीहुड। अब तीसरी बार हम मेजर करते हैं लाइक्लीहुड। तो लाइक्लीहुड क्या होता है? ठीक है, लाइक्लीहुड हमारा होता है कि हमारा जो डेटा पॉइंट है हमारा इस सर्कल में होगा, गिवन कि हमारा जो डेटा पॉइंट है वो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का होगा, या तो वॉक का होगा या ड्राइव का होगा। तो अभी हम वॉक का कर रहे हैं, गिवन क्या है, अभी वॉक है। तो हम इसमें लाइक्लीहुड फाइंड कर रहे हैं कि ये डेटा पॉइंट हमारा फॉल कर रहा होगा वॉक वाली कैटेगरी में। तो अगर मैं ये डेटा पॉइंट अपना मान के चलूं, तो इसमें टोटल थे हमारे 4 डेटा पॉइंट। अगर मैं सिर्फ वॉक वाले का मान के चलूँ तो वॉक यानी कि 3 रेड में है, और टोटल कितने वॉक के डेटा पॉइंट है हमारे पास, 10। ठीक है, गिवन दैट वॉक ना, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 3/10 हमारा लाइक्लीहुड बन गया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें पूरी कंबाइन कर देना है। ठीक है, कि हमें एक डेटा गिवन है कि हमारे पास एक डेटा पॉइंट गिवन है, और हमें बताना है कि ये वॉक कर रहा है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी हमने लाइक्लीहुड निकाला था, प्रायर लाइक्लीहुड, मार्जिनल लाइक्लीहुड सारा पुट किया, हमने देखा कि 0.75 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। ठीक, अब सेकंड वाले केस में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि यार ये ड्राइव कर रहा है। अब हम वॉक के लिए नहीं करेंगे, अब हम ड्राइव के लिए करेंगे, और सारे स्टेप हम दोबारा से फॉलो करेंगे, दोबारा से हम सारी चीजें निकालेंगे। बस इस केस में क्या होगा, सारी चीजों में ड्राइव आ जाएगा। ठीक है, ग्रीन वाले डेटा के लिए फाइंड करेंगे तो सारी देखिए उसमें लाइक्लीहुड क्या आएगा, क्योंकि ग्रीन डेटा एक ही था तो 1/20 आ गया, और टोटल डेटा पॉइंट ग्रीन के कितने थे, 20, तो 20/30 यहाँ आ गया। और ये मार्जिनल लाइक्लीहुड तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी आ गई 0.25। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कि एक डेटा पॉइंट हमारा गिवन की एक डेटा पॉइंट लाई कर रहा है वो वॉक करके जाता है, वर्सेस प्रोबेबिलिटी कि एक डेटा पॉइंट लाई करता है जो ड्राइव करके जाता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 70.75, यानी कि 75%, और इसकी 25%, यानी कि ये आदमी वॉक करके ही जाता है। तो इस तरीके से इतनी सिंपल एल्गोरिथम हम यूज करते हैं, क्योंकि ये इतनी सिंपल है, इतनी लेस कैलकुलेशन है, इस वजह से जब हम नाइफ बेस अप्लाई करते हैं बहुत ज्यादा फास्ट भी होती है। तो हमने फाइनली अपना क्लासिफाई कर दिया यहाँ पे। अब देखिएगा आपको यदि मशीन लर्निंग में यूज करना है ना, तो इसे के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए कॉन्टिन्यूअस डेटा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डेटा चल रहा है ये, तो उसके लिए हम गॉसियन नाइव बेस यूज करते हैं। तो हमें एसके लर्न के अंदर हमारे पास नाइव बेस लाइब्रेरी होती है, एसके अंदर के लिए लाइव नाइव बेस मॉड्यूल है, जिससे हम इंपोर्ट करेंगे गॉसियन नाइव बेस। फिर उसका हम एक क्लासीफायर बना देंगे, एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, और उसको फिट कर देंगे अपने डेटा के ऊपर। तो हमारे जो नए डेटा पॉइंट होंगे वो भी क्लासीफाई हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर। यहाँ से हमने पता किया कि कैसे पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि नाइव बेस अपने आप में फैमिली ऑफ एल्गोरिथम है।
आप गॉसियन ही नाइव बेस यूज नहीं कर सकते, आप मल्टीनोमियल भी यूज करते हैं, बर्नौली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबका एक स्पेसिफिक केस है कि कब गॉसियन यूज करना है, कब मल्टीनोमियल यूज करना है, कब बर्नौली यूज करना है। जैसे गॉसियन मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस डेटा के लिए हमारा यूज किया जाता है। ठीक है। तो और ये जो क्या होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है जब हमें हमारा जो डेटा होता है नॉर्मलाइज्ड होता है। ठीक है। यदि हमारे पास डेटा नॉर्मलाइज नहीं है तो हमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है अपने डेटा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि हमें गॉसियन डेटा एक तो कंटिन्यूअस डेटा के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा अगर हमें डेटा को क्या करना पड़ता है, नॉर्मलाइज करना पड़ता है। और ये हमेशा एक बेल शेप कर्व फॉर्म करता है। ऐसा है, ठीक है, बैल की तरह ना, घंटी की तरह शेप का फॉर्म करता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नाइव। अब हम जो डिस्क्रीट डेटा होता है ना, डिस्क्रीट डेटा, उसके लिए हम यूज करते हैं अपना मल्टीनोमियल नाइव बेस। ठीक है। ये हम एक तब यूज किया जाता है जब डेटा डिस्क्रीट हो, जब इसमें मल्टीपल फीचर्स हो। ठीक है। अगर आपको ये सोचना है कि यार आपके पास डिस्क्रीट मल्टीपल फीचर हैं, तो आपको हमेशा मल्टीनोमियल नाइव बेस यूज करना चाहिए। अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। ठीक है, कोई प्रॉपर इसमें शेप नहीं दिखती। अब इसी के अलावा एक और होता है जिसको कहते हैं हम बर्नौलीज नाइव बेस। बर्नौलीज नाइव बेस सबसे उपयुक्त तब होता है जब आपको बाइनरी या बूलियन वैल्यू आपके पास होती हैं। अब इसके लिए यदि आप कोई सिंगल फीचर के ऊपर काम कर रहे हो जिसमें आपको आउटपुट मिले ट्रू फॉल्स की तरह, यस नो की तरह, जीरो वन की तरह, तो इस तरीके के केसेस में हम बर्नौली नाइव नाइव बेस लगाते हैं। ये एक छोटा भाई है मल्टीनोमियल नाइव बेस का। ठीक है। मल्टीनोमियल नाइव बेस में भी आपने ऐसी अलग अलग डंडियां देखी थी, उसमें भी बर्नौलीज में भी सेम है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, दो ही क्लास बनते हैं। ठीक है, एक यस की एक नो की, या जीरो जीरो वन की, ऐसे ही बनती है इसमें। अब इसमें होता क्या है आपका, कि यदि मान लीजिएगा आपको ना डॉक्यूमेंट क्लासिफाई करना है। ठीक है, मान लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि ऐसे ऐसे करके कुछ भी लिखा है डॉक्यूमेंट पे ना, तो यार मल्टीनोमियल नाइव बेस क्या करता है ना, वो काउंट करेगा कि कौन कौन सा वर्ड है और वो कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, कितनी बार रिपीट हुआ है, ये उसका फोकस होता है मल्टीनोमियल नाइव नाइव बेस का। लेकिन जो बर्नरली नाइव बेस होता है ना, वो एक हर एक वर्ड को काउंट करेगा। ठीक है। और वो ये भी काउंट करेगा कि कितने बार वो वर्ड नहीं आया डॉक्यूमेंट में। वो ये तो काउंट करेगा ही कि कितने बार आया है, कितनी बार नहीं आया ये भी काउंट करेगा। तो इस केसेस में हम बर्नौली नाइव बेस यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। अब हम देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, जैसे मैंने बताया बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है। इस वजह से, क्योंकि सिंपल एल्गोरिथम है तो स्पीड बहुत हाई है, तो हमारा जो लार्ज डेटा सेट के लिए वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरा, क्योंकि इसका जो रन टाइम, क्योंकि स्मॉल डेटा सेट चाहिए इसमें, ठीक है, और इसमें पैरामीटर कम यूज होता है, तो लो ट्रेनिंग टाइम लगता है, टाइम भी कम लगता है। और अगर हाई, बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ फीचर्स हों, ठीक है, तब भी ये बहुत अच्छा काम करता है। यदि कोई इररेलीवेंट फीचर आ जाए ना, कि फालतू का फीचर हमारे डेटा सेट में हो, तो इसको कोई मतलब नहीं उससे, ये अपने आप ही उससे डील कर लेता है। तीसरा, क्योंकि ये इसकी इन सब खासियत की वजह से ये काफी डोमेन्स में यूज किया जाता है। ज्यादातर ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और स्पैम फिल्टरिंग के लिए काम आता है। दूसरा, अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो जितनी मैंने आपको एडवांटेज दिखाई उससे ज्यादा आपको डिसएडवांटेज दिख रही होंगी। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जो हमने नाइस एजम्पशन लिया था कि हर एक फीचर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन रियल वर्ल्ड लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता कि आपके जो फीचर हो वो इंडिपेंडेंट हो, कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी होती ही है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो गया। और यदि आपके डेटा में आउटलायर हो, तो ये आउटलायर से इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल खराब हो जाती है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हो जाए किसी डेटा पॉइंट्स के बीच में या फीचर्स के बीच में, तो ये उसको हैंडल नहीं कर पाता है। और इसका जो एक्सप्रेसिवनेस है वो बहुत, मतलब एक्सप्रेसिव मतलब समझिएगा कि इसके जो मॉडल को होता है ना, कि अगर आपका बहुत कॉम्प्लेक्स आपने मॉडल बना दिया, पर ये उसके अंडर कार्य कर तो लेगा ये काम, लेकिन ये उसके अंडरलाइनिंग की इसका रिजल्ट ये ही क्यों आया ये वो समझा नहीं पाएगा। एक्सप्लेनेबिलिटी और एक्सप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। एक और पॉइंट होता है इसमें, जीरो प्रोबेबिलिटी इशू आ जाता है, कि अगर आपकी एक कैटेगरी और एक फीचर दोनों एक साथ नहीं भेजे आपने ट्रेनिंग सेट में, तो मॉडल उसको जीरो प्रोबेबिलिटी असाइन कर देगा। ठीक है। इस वजह से आपका जो प्रिडिक्शन में हो जाएगा वो इम्पैक्ट आ जाएगा। तो आपको कैटेगरी और फीचर दोनों एक साथ ही अ, मतलब जाने चाहिए ट्रेनिंग सेट में। और लास्ट वाला होता है कि ये कंटिन्यूअस फीचर हैंडलिंग के लिए काम आ सकता है, लेकिन यदि, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि नाइव बेस में
क्या एज्यूम करता है कि जो हमारे जो न्यूमेरिकल फीचर होते हैं वो एक बेल शेप कर्व की फॉर्म में होते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा डेटा सेट नहीं बनता। ठीक है, रियल लाइफ का डेटा आपको, जैसे स्टॉक प्राइस का आपने देखा होगा ना, स्टॉक प्राइस, तो स्टॉक प्राइस का डेटा कैसा होता है, ऐसा 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 होता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं दिखेगा आपको। अगर टेम्परेचर का भी डेटा लो तो टेम्परेचर का भी ऐसे ऐसे करके दिखेगा। तो इसकी एप्लीकेशन, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन इसकी वजह से बहुत कम हो जाती है कंटिन्यूस डेटा में भी। इसी के साथ हमारा इस लेक्चर का अंत होता है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और मैं चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए डेटा साइंस वाला को। हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हमारे ट्विटर का आपको हैंडल दे रखा है यहाँ पे। मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैं हर रोज शॉर्ट्स डालता हूँ। ठीक है, उन शॉर्ट्स में आपको क्या मिलेगा कि आपको इस तरीके के शॉर्ट मिलेंगे जहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग हो रही होगी, और आपको वो आंसर देना होगा एक सीमित अवधि में। इससे आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाएगी और आपको नए नए तरीके के क्वेश्चन और उसके आंसर मिलते रहेंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे।